नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। सबसे पहले बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में डिनर का निमंत्रण। शपथ ग्रहण के बाद 100 लोगों को दिया जाएगा रात्रि भोज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से ये रात्रि भोज जो है वो 100 लोगों को दिया जाएगा। कुछ चुनिंदा लोगों को रात्रि भोज का निमंत्रण दिया जाएगा। इस डिनर की अगर हम बात करें तो भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, मॉरिशस के राष्ट्राध्यक्ष इस डिनर में शामिल होंगे और लगभग 1 घंटे बाद ही वो सारी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो तीसरी बार शपथ लेंगे प्रधानमंत्री पद की। लेकिन किस तरह से तैयारी अपने आप पे बेहद खास अंदाज में यहाँ पर नजर आ रही है आपकी टीवी स्क्रीन पर। तमाम खास मेहमानों का पहुंचने का जो सिलसिला है वो फिलहाल शुरू हो गया है। लेकिन चलिए इस सब के बीच वो बेहद खास तस्वीरें जो निकलकर सामने आ रही हैं वो आपको दिखा देते हैं। मोदी 3.0 कौन होगा इस बार इस कैबिनेट में शामिल और इसके साथ ही कौन कौन से वो संभावित नाम हैं जो आज शपथ लेंगे और साथ ही तैयारियों की ये तस्वीरें जरा देखिए। गर्मी ज्यादा है उसके लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि राणा सर भी जरा आप देखिए इन तस्वीरों को, क्योंकि वो तमाम खास मेहमानों का आने का सिलसिला भी कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा और अब से लगभग 1 घंटे बाद जब 7:15 पर वो तस्वीर भी सामने आएगी। ये तस्वीर देखिए, नरेंद्र मोदी और उनकी माँ पीएम इस बार उनकी तरफ से कहा भी गया कि ये पहला ऐसा चुनाव है जब मेरी माँ मेरे साथ नहीं है और मैं आशीर्वाद नहीं ले पाया उनका। ये अवसर होते हैं राष्ट्रपति भवन में, देखिए आप तो 8000 लोगों को बुलाया गया है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं, उनकी पूरी टीम होगी। तो एक बड़ी टीम के साथ नरेंद्र मोदी तीसरी बार, तो कहा यह जाता है कि नेहरू जी ने लगातार 3 दफ़ा चुनाव जीत करके और वो सत्ता में आए और उसके बाद 62 के बाद ये दूसरा ऐसा मौका है कि कोई नेता देश में 2 सरकारें चलाने के बाद तीसरी सरकार लगातार चलाने जा रहा है। तो ये ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं, बड़े आयोजन होते हैं। 8000 लोगों को न्योता दिया गया है और 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए हुए हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास। 8000 खास मेहमान जो है वो यहाँ पर जिनको बुलाया गया है। ये देखिए तमाम लोग बहन वेव करते हुए। लेकिन ये किस जाति से कौन मंत्री होगा? राजनाथ सिंह जो कि सवर्ण जाति से आते हैं, ललन सिंह सवर्ण जाति से आते हैं, सतीश चंद्र दुबे सवर्ण जाति से आते हैं, गिरिराज सिंह जो है वो भी सवर्ण जाति से आते हैं। देखिए जातिगत समीकरण का खास ख्याल रखा गया है। पीयूष गोयल सवर्ण जाति से, नित्यानंद राय ओबीसी से आते हैं, रामनाथ ठाकुर ओबीसी से आते हैं, राजभूषण की अगर हम बात करते हैं तो वो भी ओबीसी से ही आते हैं। ऊपर आपको दिखा रहे हैं सवर्ण जाति वाले जो है, देखिए राजभूषण निषाद जो है वो दलित से आते हैं, चिराग पासवान दलित, जीतन राम मांझी दलित। अब मैं चाहूंगी राणा सर, क्योंकि जिस तरह से जातिगत समीकरण का खास ख्याल जो है इस पूरी कैबिनेट में रखा जा रहा है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, चुनौती इस बार नरेंद्र मोदी के सामने ये है कि ये बीजेपी की अगुवाई वाली वैसी सरकार है जो साथी दलों के समर्थन से बहुमत का आंकड़ा पार कर रही है। तो साथी दलों को भी उन्होंने जगह दी है, पहले भी दी जाती रही है, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि उनकी मानी जाएगी, सुनी जाएगी। और यह मोटे तौर पर आप देखेंगी तो जैसे ललन सिंह हैं, ये जेडीयू में पूर्व अध्यक्ष हैं और नीतीश कुमार बहुत ही करीबी हैं। गिरिराज सिंह पहले भी थी, पीयूष गोयल पिछली सरकार का बड़ा चेहरा है, जीतन राम मांझी चूंकि बिहार से इकलौते जीत कर गया से आए हैं तो जीतन राम मांझी को जगह दी जाएगी। अब चिराग पासवान बड़े नेता हैं, 5 सांसदों के साथ हैं। चिराग पासवान 2 पोर्टफोलियो 2 विभाग मांग रहे थे, अभी तो खैर वही आ रहे हैं। लेकिन इस बार उनकी पार्टी ने परफॉर्म भी बहुत अच्छा किया। 5 में से 5 सीटें वो लड़े, 5 सीट जीत करके आए हैं। अभी चिराग पासवान मोदी की टीम में हैं। तो यह जो संतुलन है, भारत में जब भी आप राजनीति करने जाती हैं तो आपको देखना पड़ता है कि अगड़ा कितना, ओबीसी कितना, एससी कितना, एसटी कितना, और फिर क्षेत्रीय जो प्रतिनिधित्व होता है, अलग अलग राज्यों की नुमाइंदगी कितनी होनी चाहिए, तो उसमें भी संतुलन बना रहे। और यह एक मुश्किल काम जरूर होता है, लेकिन यह जरूरी होता है। अगर आप सरकार चलाती हैं तो एक तरफा नहीं हो सकता है और असंतुलित तरीके से सरकार का गठन नहीं हो सकता है। तो वो संतुलन बनाया जाता है और तभी ये सारे चेहरे आपको उस लिहाज से दिख रहे हैं। देखिए बिल्कुल, जिसमें हम 5 सवर्ण जाति से मंत्री देख रहे हैं और हम 3 अगर बात करें तो ओबीसी, 2 ओबीसी और 3 दलित जाति से मंत्री देख रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अक्षित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं राष्ट्रपति भवन के बाहर से। अक्षित, आप क्या तस्वीरें वहां पर देख पा रहे हैं, जरा दिखाइए। कितनी देर में जो खास मेहमान विदेशों से आए हैं उनका पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा? क्या तैयारियां देख रही हैं आपको?
जी बिल्कुल, देखिए मेहमानों का सिलसिला जो है आने का बस शुरू हो चुका है, क्योंकि ओथ सेरेमनी का जो समय है वो 7:15 का है। तो बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। पूरा एरिया जो है धीरे धीरे जो है सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है, एरिया को कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है। इस समय हम भी जो है अशोका रोड पर हैं, ये राष्ट्रपति भवन से थोड़ी ही दूर है, क्योंकि सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो पुख्ता किए गए हैं, इसलिए एंट्री एग्जिट के पॉइंट्स जो हैं वो काफ़ी स्पेसिफाई कर दिए गए हैं। और आपने बात की वर्ल्ड लीडर्स की, तो 7 कंट्रीज़ के वर्ल्ड लीडर्स को जो है इनवाइट किया गया है, तो उनका भी जो आने का सिलसिला है बस अब थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। कहीं ना कहीं नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए उनको इनवाइट किया गया है, और ये दिखाता है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेने के बाद इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को किस तरीके से प्रायोरिटी दे रहे हैं, अपनी कमिटमेंट को आगे रख रहे हैं। और आपको साथ में बता दूं कि और तमाम गेस्ट हैं, क्योंकि 8000 गेस्ट को जो है इनवाइट भेजा गया है, जिसमें सेंट्रल विस्टा और वंदे भारत के वर्कर्स भी हैं। उसी के साथ साथ सबकी नज़रें साथ में टिकी हुई हैं कि कैबिनेट में जो है कौन किस किस को एंट्री मिलने वाली है, क्योंकि सुबह सुबह नरेंद्र मोदी के घर पर जो है एक हाई टी का फंक्शन था, जिसमें तमाम मंत्रियों को बुलाया गया था। कुछ सरप्राइजिंग नाम भी सामने आए, और टीडीपी और जेडीयू के साथ किस तरीके से बैलेंस बनाया जाता है वो भी जो है उस पर नज़रें जो है तमाम टिकी हुई हैं। पर बिल्कुल स्टेज सज चुका है, और 7:15 का टाइम जो है ओथ सेरेमनी का बताया जा रहा है। बिल्कुल 7:15 यानी अब से कुछ ही देर बाद मुझे लगता है कि लगभग 1 घंटे का वक्त बचा है, जब तीसरी बार नरेंद्र मोदी जो है वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, और उसके बाद एक एक करके तमाम सांसद जो हैं वो कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेंगे, और धीरे धीरे साफ होगा पोर्टफोलियो को लेकर। लेकिन इन सब के बीच जातिगत समीकरण का खास ख्याल रखा गया है, और इस पर मैं अपने तमाम खास मेहमानों का रुख कर लेती हूँ, जिसमें हमारे साथ आलोक सर है, अरविंद जी बने हुए हैं, और साथ ही हमारे साथ अजीत मेंदोला जी भी बने हुए हैं, और भी खास मेहमान हैं। लेकिन सबसे पहले आलोक सर, जो जातिगत समीकरण अभी हमने अपने स्क्रीन पर दिखाया, जिसमें हम 5 सवर्ण जाति से देख रहे हैं, और हम 2 ओबीसी से देख रहे हैं, और 3 हम दलित मंत्रियों को देख रहे हैं, ये समीकरण आपको क्या लग रहा है, क्या संदेश इसके जरिए देने की कोशिश हो रही है? देखिए, समाज के सभी वर्गों को साथ लेना, और लेकिन उनकी योग्यता और उनकी क्षमताएं मंत्रिमंडल में केवल जाति के आधार पर न लिया जाए, जैसे अभी अरविंद जी भी चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से योग्य लोग हों मेरे हिसाब से, और ईमानदार। देखिए, सबसे बड़ी परीक्षा जो मुझे लगता है कि रहती है कि किसी पर भ्रष्टाचार का, आपको याद है राजा का साथ क्या हुआ, करीमोजी क्या हुआ, चिदम्बरम कूद फांद करके जेल जाने से बचे। ऐसी स्थिति में पिछले 10 वर्षों में कोई केंद्रीय मंत्रिमंडल के आदमी पर, अपोजिशन के पास बहुत मौका है, ऐसा नहीं था, अदालत ही चले जाते, लेकिन एक का भी कोई सबूत प्रामाणिक आधार पर, आरोप तो कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये भी एक क्राइटेरिया है जाति के आधार पर। ईमानदार रामनाथ ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर के बेटे, आप राजनाथ सिंह जी कितने अनुभवी हैं, अमित शाह जी हैं, मतलब इस तरह के जयशंकर, पूरे प्रोफेशनल्स भी हैं। जाति के आधार भी देखा गया है, लेकिन एक क्राइटेरिया ईमानदारी और कार्य की क्षमता, मेरा ऐसा मानना है, और इसलिए सभी वर्गों को लेना स्वाभाविक है। ओबीसी का वोट मिला है, दलितों का बहुत बड़ा समर्थन मिला है। देखिए, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान दोनों हैं, लेकिन ये नहीं है कि भाई जयशंकर किस जाति के इस आधार पर नहीं है ना। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ों को योग्यता के साथ संतुलन हो, और घटक दलों से भी जिनकी योग्यताएं हैं, अभी कोई चर्चा कर रहे थे, देखिए आंध्रा से जिनको लिया जा रहा है वो काफ़ी काबिल हैं, 2 बार पहले रह चुके हैं मेंबर पार्लियामेंट, बड़े पढ़े लिखे हैं। तो ऐसे लोगों को लेने से, यदि हमारे राजशेखर हार गए, मतलब जो हमारे एक मंत्री थे IT के, तो उनके विकल्प में साउथ से भी ऐसे लोग जिनकी इच्छा है कि हम और IT सिटी कैसे बना सकते हैं। केरल से आ रहे हैं जो केरल हमारे से सांसद जीत के आए हैं, तमिलनाडु से हारे, उनको भी लिया है, अन्नामलाई जो है अन्नामलाई हारे को लिया जो है फिर आ रहे हैं। लेकिन राणा सर, जाहिर सी बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री के काम करने का अपना तरीका है, ठीक है, आपके ऊपर करप्शन चार्जेस लगे नहीं लगे, लेकिन आलोक सर ठीक कह रहे थे, एक भी चीज़ जो है ऑपोजिशन प्रूव नहीं कर पाया, तमाम वो बातें कहता रहा, संविधान से लेकर तमाम चीज़ें, ठीक है। एक तो 232 वाला आंकड़ा है, वो ऑब्स्ट्रक्शंस का हम जिक्र कर रहे थे, वो रहने वाला है। अभी तक वो ये नहीं क्लियर कर पाया, कम से कम एक बार ये कह देते, क्योंकि प्रोटोकॉल एक रहा है, एक परंपरा रही है कि आप जाते हैं वहाँ पर, क्या कहते हैं, मुबारकबाद देते हैं। नया प्रधानमंत्री तो सबका प्रधानमंत्री होता है भाई, ये 7 कंट्री सब आ जाती हैं, और आपका अभी तक बायकॉट ही चल रहा है। नहीं, मैंने देखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे के जाने की बात की जा रही है, लेकिन सरकारें जब बन जाती है तो सरकार देश की होती है, वो किसी पार्टी की होती नहीं ममता ने है। सबसे और सरकार पहले के ऊपर जिम्मेदारी होती है देश को चलाने की, वो किसी जाति, पंथ, धर्म, संप्रदाय,
ये इसके ज़रिए नहीं चलती है। सरकार का एक जिम्मा होता है और संवैधानिक जो मर्यादाएं होती हैं उसको बनाए रखा जाना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे के जाने के बाद मैंने सुनी है, हालांकि जो 8000 लोग बुलाए गए हैं उन 8000 लोगों में देश के अलग हिस्सों के लोग हैं। एक जो भी चर्चा चल रही थी कैसे संतुलन बनाने की कोशिश नरेंद्र मोदी ने की है, तो राजभूषण निषाद हैं, ये मुजफ्फरपुर से पहली बार लड़े हैं। जो वीआईपी पार्टी है उस वीआईपी पार्टी से निकल करके आए, बीजेपी में आए, वो चुनाव लड़े मुजफ्फरपुर से और वो जीत करके आए हैं। देख रहा हूँ कि उनको भी जगह दी जा रही है। और रवनीत बिट्टू पंजाब से हार गए, वो अभी कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आए थे और वो हार गए, लेकिन उस पंजाब से जो नुमाइंदगी है वो रवनीत बिट्टू के तौर पर कैबिनेट के भीतर है। तो यह भी एक संकेत बीजेपी की तरफ से है कि जिन लोगों को हम दूसरी पार्टियों से लेकर के आते हैं उनका भी ख्याल रखा जाता है। और अब निषाद वोट बहुत बड़ा है, तो वीआईपी की काट के लिए आप लेकर के आते हैं राजभूषण को, डॉक्टर हैं वो, ठीक ठाक इमेज के हैं, दरभंगा मेडिकल कॉलेज से उन्होंने पीजी कर रखी है और ठीक ठाक इमेज उनकी है। वो वीआईपी में थे, उसके बाद वो आए हैं बीजेपी में। तो बिहार में जो निषाद वोट है उसकी काट आगे वो हों, इसके लिए खड़ा किया गया है। रवनीत बिट्टू एक लेगेसी है उनके पास, उनके दादाजी भी वहाँ सीएम थे, तो मजबूत नेता है, उनको रखा गया। मुझे लगता है कि जो संतुलन देखेंगे आप, तो संतुलन जात के लिहाज से, सेक्शन के लिहाज से और रीजन के लिहाज से है इसमें। बिल्कुल, इसके साथ ही इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले राष्ट्रपति भवन से महिमा कटारिया हमारी संवाददाता की एक रिपोर्ट देखिए। मौजूद हैं राष्ट्रपति भवन में। आज का दिन बहुत खास है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे बतौर प्रधानमंत्री, यानी भारतीय जनता पार्टी का थर्ड टर्म है। इस समय हम आपको तैयारी दिखाएंगे कि किस तरीके से कुछ ही घंटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचेंगे, शपथ लेंगे बतौर प्रधानमंत्री। आप देख सकते हैं सिक्योरिटी के पुख्ता अरेंजमेंट्स है, लोगों ने यहाँ पर आना शुरू कर दिया है और किस तरीके की यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती के साथ जो अरेंजमेंट्स की गई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं कि अब कुछ ही घंटे बाकी हैं जब पूरा कैबिनेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यहाँ पर पहुंचेगा और यहाँ पर शपथ लेगा। कई लगातार हम नामों पर डिस्कशन कर रहे थे कि किस तरीके से क्या कोई नाम जो होंगे कैबिनेट में वो डिस्कस किए जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से नाम सामने निकल के आए हैं, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह का नाम है और साथ ही साथ राजनाथ जी का नाम है, तो ये सभी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अब कुछ ही देर में शपथ लेते नजर आएंगे। देखिए, महिमा कटारिया की हमने रिपोर्ट देखी, कुछ ही देर में प्रधानमंत्री ये महिमा कह रही हैं अरविंद जी, ये जो चेहरा होता है सरकार का मोटे तौर पर, उसमें कोई बदलाव 2019 और 2024 में है नहीं। प्रधानमंत्री के साथ अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमन, एस जयशंकर, ये सब लोग हैं। तो सरकार चलाने का जिम्मा जिन लोगों पर ज़्यादा होता है और जो लोग सरकार का चेहरा होते हैं उनमें कोई बदलाव नहीं है। अरविंद जी, नहीं, चेहरे बदलाव है, चेहरे में भी बदलाव होगा। अभी आप देखिए मिनिस्ट्री बटेगी तब समझ में आएगा कि चेहरे में किस किस्म का बदलाव ऊपर नीचे हुआ है। और उससे भी ज़्यादा मैं मानता हूं कि बाकी सब चीज़ें ठीक। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूं कि ये जो सहयोगी दल हैं वो मिनिस्ट्री लेंगे बड़ी, वो कोई ऐसे आसानी से नहीं छोड़ेंगे। सब अपने अपने हक के बारे में, सब अपने अपने दावे के बारे में मुस्तैद हैं और लाख मीठी बातें कर रहे हैं। हम देख रहे हैं किसी त्यागी और, लेकिन वो कोई इशू उन्होंने अपना नहीं छोड़ा है। जो इशू अग्निवीर से लेके मुस्लिम आरक्षण और जाति जनगणना और सीए, जो भी आप मुद्दे गिनिए, वो सब ये मुद्दे सिर्फ मतभेद के लिए नहीं गिनाए जा रहे हैं, ये दबाव के लिए भी गिनाए जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री अरविंद जी जो कह रहे हैं कि जब पोर्टफोलियो का बंटवारा होगा तब समझ में आएगा कि किसका कद कहाँ जा रहा है, और पोर्टफोलियो के बंटवारे में बीजेपी की ही नहीं चलेगी। मैं बारी बारी से आता हूँ, 3-4 दल हैं जिनका दबाव रहेगा। उसमें टीडीपी है, जेडीयू है, चिराग पासवान की अपनी पार्टी है, शिवसेना शिंदे गुट है। जेडीयू से मैं देख रहा हूँ कि 2 लोगों को न्योता गया है, 2 लोगों को शपथ दिलाई जाएगी, ललन सिंह है, रामनाथ ठाकुर है। नीतीश कुमार, मुझे लगता है कि जैसे ग्रामीण विकास है या कृषि है, इस तरह के पोर्टफोलियोज पर जोर डालेंगे। आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार का जोर कहाँ होगा? राणा जी देखिए, ये मैं अभी आप ब्रेक से पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे आपके पहले
मेरा ऐसा मानना है कि ये बड़ी अंडरस्टैंडिंग नीतीश जी के साथ और चंद्रबाबू नायडू के साथ या महाराष्ट्र के नेताओं शिवसेना के साथ एक अंडरस्टैंडिंग होने के बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री का नेचर है, उसमें मेरा मानना है कि ये जो अरविंद जी कह रहे हैं, मैं उनसे पहले भी असहमत था, अभी भी हूँ। कोई दबाव नहीं। हाँ, ये है कि आपकी क्षमता ग्रामीण विकास के बारे में अच्छा ज़रूरत है, आप ठीक कह रहे हैं। हो सकता है उसमें और भी ऐसे कई डिपार्टमेंट हैं। पशुपालन तक आज गिरिराज जी के पास था, आज वो भी उसका एक बड़ा महत्वपूर्ण है। तो हो सकता है जेडी, आपने ठीक कहा, जेडीयू की तरफ से उनके ललन सिंह हैं, पुराने उनका अनुभव भी रहा है। और मोदी जी जितना नीतीश जी जानते होंगे, उससे ज़्यादा मोदी जी को पता होगा, उनकी फाइल उनके पास होगी कि उनका क्या है, उनकी क्षमताएँ हैं। तो मेरा ऐसा मानना है, चिराग हैं, तो ऐसे सब घटकों का उनके आकलन करके ज़्यादा दबाव की स्थिति नहीं है। आपके आने से पहले मैंने अपने दर्शकों को बताया था कि 16 निर्दलीयों के आ चुका है कि वो समर्थन इस सरकार को देने के लिए शामिल ही हो जाएंगे। हो सकता सरकार मतलब एनडीए के साथ शामिल हो रहे हैं। बीजेपी